वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, तालीम और तरबियत ये वो दो चीज़ें हैं जो इंसानी रूह की ग़िज़ा हैं। और बच्चों की अगर बात करें तालीम और तरबियत की, तो उसमें माँ बाप का किरदार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि एक बच्चे का जो दिमाग है वो बिल्कुल कोरा कागज़ होता है, खाली स्लेट होता है, उसकी तरह का होता है। और इब्तदाई उम्र से लेकर उसे शऊर आ जाने तक ये वालिदैन की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो उसे कैसा माहौल फराहम कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस माहौल में जैसे लोगों के दरमियान रहेगा, जो उन्हें करता देखेगा, वही उस कोरे कागज़ या स्लेट पर तहरीर होता चला जाएगा और उसकी शख्सियत बनती चली जाएगी। इसी साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों की तालीम और तरबियत की, तो उसकी जिम्मेदारी जो है चंद साल बाद पेरेंट्स के बाद जो है वो असातिज़ा के कंधों पर आ जाती है। और यूँ मुआशरे के दो अहम तरीन जो अनासर है वो वालिदैन और असातिज़ा हैं, क्योंकि दोनों पर ही बच्चे की जो तालीम और तरबियत है वो इन्हसार कर रही होती है। और अगर वालिदैन बच्चे की ज़ाहरी शख्सियत को संवारते हैं तो उस्ताद उनके बातिन को निखार रहे होते हैं। और अहम बात यह है कि असातिज़ा और वालिदैन कोई अलग अलग शोबा नहीं होता, हकीकत में ये दोनों एक दूसरे के काम को आगे बढ़ा रहे होते हैं। हम अक्सर इसलिए तो देखते हैं कि टीचर्स जब पेरेंट्स को बुला रहे होते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसके अंदर वो बताते हैं आपका बच्चा ये करता है आके, तो फिर कोशिश दोनों की ये होती है कि उसका मकसद छोटे होते पता क्या लगता है, जो बच्चे हैं उनको ये लग रहा होता है कि जी कि ये तो हमारी शिकायत के लिए जो है ना ये मीटिंग अरेंज की गई है। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कुछ असातिज़ा को भी जो ट्रेंड उतने नहीं है, उनको यही लगता है कि इसमें तो हमने पेरेंट्स को बताना है कि आपका बच्चा ये वीक है, करता है ऊपर से। लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो कॉन्सेप्ट यह है कि दोनों बैठ के, दोनों पार्टीज बैठ के उसका सोल्यूशन निकालते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो उसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए जो दोनों पार्टीज को समझ आ रहा हो। तो अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग का ये हमें समझ आ जाए ना, मतलब तो मसाइल सारे हल हो जाएंगे। बिल्कुल सारे मसाइल हल हो जाएंगे और जो बच्चे हैं ना उनका भी माइंड क्लियर हो जाएगा। माँ बाप अगर हम देखें जैसे अपने हर बच्चे की नफ्सियात से वाकिफ़ होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो टीचर्स हैं वो भी अपने, अगर देखा जाए स्टूडेंट्स की बात कीजिए तो उनकी जो साइकी होती है उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि बच्चा ये जो है किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में ये जो है वो शार्प है, उनको सारी चीज़ों को पता होता है। अलगर्ज बच्चे की तालीम और तरबियत जो है वो वालिदैन और असातिज़ा दोनों की जो है ना बाहमी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, मुझे एक ना बड़ा एतराज़ है। वैसे हम डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हुमा असलम, माहिर नफ्सियात हैं, को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और आपसे हमने ये बात जाननी है, स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर क्या होता है, रीडिंग करनी है, सबसे अच्छा और सबसे ब्राइट बच्चा जो है वही करेगा, आगे बैठना है, सबसे अच्छा सबसे ब्राइट बच्चा ही आगे बैठ रहा होगा। कोई भी चीज़ होने लगे, डिबेट्स कंपटीशन है, सबसे अच्छा सबसे ब्राइट बच्चा जो है उसको कहा जाएगा कि आप डिबेट्स में आए। स्पोर्ट्स हो रही है, बैक बेंचर को लेके जाएं, इस बच्चे को तो आपने लेके नहीं जाना। इस तरह की चीज़ें जब हो रही होती हैं तो हम सेट कर देते हैं कि जी कि ये बच्चे तो आगे आएंगे नहीं। मुझे लगता है कि टीचर्स की ज़्यादा अटेंशन बैक बेंचर के ऊपर होनी चाहिए कि भाई तुम आगे आओ, ये रीडिंग आज आप करेंगे। और वो अगर बेचारा 2 लफ्ज भी पढ़ता है उसको अप्रिशिएट किया जाए, वो तो बच्चा पहले ही बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर हम मजीद मेहनत करते जा रहे हैं उसके ऊपर करें। डॉक्टर साहब, ये जो हमने गुफ्तगू की है, आप बच्चों की तरबियत की हम बात करें, पेरेंट्स का तो रोल है, टीचर्स का भी रोल है, इन दोनों को मिला के कैसे चलाना है और बच्चे को बेहतर बनाना है? बच्चों की तरबियत स्टार्ट होती है पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे की तरबियत बेसिकली उसकी बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। और तरबियत वो चीज़ है जो बड़ा हमारे यहाँ निगलेक्टेड एरिया है। हम पेरेंटिंग एक बहुत टफ़ काम है और इसमें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। हम सीखते कैसे हैं, अपने ही एक्सपीरियंस से सीखते हैं या किसी ने हमें गाइड कर दिया उनके अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक, तो इस तरह हम पेरेंटिंग सीखते हैं। हमें असल में नहीं मालूम होता कि बच्चे की पेरेंटिंग करनी किस तरह है। जो आपने बात की सेल्फ इस्टीम की और जो लीडरशिप डेवलप करने की, वो पेरेंटिंग से ही स्टार्ट होता है, पेरेंट्स ही स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा अपने आप को ना अपने पेरेंट्स की आंखों से देखता है। आप उसको जब क्रिटिसाइज करते हो, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुमसे कोई काम सही होता ही नहीं, ये नॉर्मल वर्ड्स हैं जो हमारे यहाँ पेरेंट्स बहुत नॉर्मली यूज़ करते हैं। तुम तो बहुत गंदे बच्चे हो, तुमसे कोई काम अच्छे से होता ही नहीं। अपने छोटे भाई को देखो, वो कितने अच्छे से काम कर लेता है। अपनी उस छोटी कज़न को देखो, वो तो सब काम बहुत अच्छे से कर लेती है, माँ के साथ ये करती है, तुम करते हो ये। की पोजीशन फर्स्ट आती है। ये कंपैरिजन्स और बच्चे को जो जजमेंट्स आप पास करते हैं, उसके लिए जो बिलिटलिंग कमेंट्स होते हैं आपकी, ये बहुत उसकी सेल्फ स्टीम को डैमेज करते हैं, क्योंकि बच्चा उसी तरह अपने आप को फिर देखना शुरू कर देता है। यहाँ से आप ग्राउंड बनाते हैं और फिर टीचर्स इसी ग्राउंड पे काम करना शुरू करते हैं। अगर आपने सेल्फ स्टीम उसकी शुरू से बिल्ड नहीं की तो वो बैक बेंचर ही बनेगा और उसको मज़ीद फिर मजबूत कर देते हैं टीचर्स का रवैया कि उसको बूस्ट दिया ही नहीं जाता। फिर देखिए, आपका जो बच्चा है वो ये नहीं हो सकता कि वो दिन में सारा टाइम गलत काम ही कर रहा है, शरारतें
भी कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा काम भी करता है। वो कोई आपकी जैसे उसने खाने के बाद अगर प्लेट किचन में रख दी या उसने खाना अच्छे से खा लिया, छोटी छोटी चीज़ें, या बच्चे अपने छोटे बहन भाई को प्यार कर लिया, इन छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि बच्चे की सेल्फ इस्टीम बेहतर हो। और बच्चे के लिए रोल मॉडल आपने बनना होता है, ठीक है। पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। बच्चा वो नहीं पिक करता जो आप उसको कह रहे हैं, बच्चा वो पिक करता है जो आप उसके सामने कर रहे हैं। अगर आप उसे कह रहे हैं तुमने गुस्सा नहीं करना और यही बात आप गुस्से में कह रहे हैं, तो बच्चा क्या पिक करेगा कि भाई गुस्से से ही बात की जाती है। वो ये नहीं सुन रहा कि आप उसको कह रहे हैं कि गुस्से से नहीं करना काम। तो आपका जो है, आपका मेन रोल होता है, पेरेंट्स का मेन रोल होता है कि उन्हें रोल मॉडल बनना है अपने बच्चे के लिए। फिर एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चा चाहे आपका 2 साल से बातें करना शुरू कर देता है, उसके पास अपनी रीजंस होती हैं हर काम के लिए। अगर बच्चा कुछ गलती करता है, आप एकदम से उसको गुस्सा करने के बजाय, उसको मारने पीटने के बजाय पहले उसका ओपिनियन ले लीजिए। उससे पहले बताइए कि आपका योर लव इज़ अनकंडीशनल फॉर द चाइल्ड। आप चाहे वो गलती भी करता है, हर इंसान गलती करता है, आप बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये काम उसने गलत किया है, वो गलत नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। बच्चा अगर कुछ गलती करता है तो बच्चा गलत नहीं हो जाता, वो काम गलत किया, तो उसे ये बताना है कि ये काम आपने आइंदा नहीं करना, ये चीज़ नहीं करनी और आपने क्यों की थी, उसकी रीज़न जानिए, उससे कम्युनिकेट कीजिए ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप हो। और आजकल ये कम्युनिकेशन इज़ द की टूल। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है कि ये बच्चे जब बड़े होते हैं और आजकल सोशल मीडिया की एक्सेस, आजकल इंटरनेट की एक्सेस इनके पास है, बहुत सारे रास्ते होते हैं इनके पास डिविएट होने के। अगर कम्युनिकेशन का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो आपसे चीज़ें शेयर नहीं करेगा, तो वो कहाँ जाता है, फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल बच्चों के पास आपसे दूर जाने के बेशुमार रास्ते हैं, तो आपने उनको क्लोज करना है। फिर वो जो ग्राउंड आपने बनाई होती है, उस पर टीचर्स आके मज़ीद काम करना शुरू करते हैं। पहले ग्राउंड पेरेंट्स ही बनाते हैं, अब वहीं पे टीचर्स का भाई वो ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होती है। टीचर के प्रोफेशन में, उसातिज़ा के लिए ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। आपने एक बच्चे की तरबियत करनी है, एक उसको निखारना है आपने। तो उसमें यही होता है कि आजकल क्योंकि टीचर्स अच्छे से तवज्जो नहीं देते, तो वो बच्चे जो पहले से ही ग्रूम्ड हैं उनको ही आगे लेके चला जाता है। वो 3-4 क्लास के बच्चे होते हैं जिनको हमेशा हाईलाइट किया जाता है, जिनको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, और वो बच्चे जो बैक बेंचर्स होते हैं वो शुरू से आखिर तक बैक बेंचर्स ही रहते हैं। आपने उनमें डेवलप ही नहीं करवाया। आपने अभी बात की कि बच्चा कोरा कागज़ होता है, वाकई वो ऐसा होता है। बच्चे को आप पेरेंटिंग से और उसातिज़ा की तरबियत से निखारते हैं, और वो जो बनता है वो आप दोनों की मिलकर जो तरबियत होती है उसका प्रोडक्ट होता है वो। बिल्कुल। डॉक्टर हुमा, काइंडली यहाँ पे ये बताइएगा कि बेसिक ट्रेनिंग की जो कीज़ है वो क्या होनी चाहिए, जो पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही उन पे फोकस रखना चाहिए ताकि वो जो बच्चा बैक बेंचर बन जाता है बाद में जाके वो ना बने, और वो उसकी जो ट्रेनिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके। एक तो इसमें आपने कुछ भी ऐसे कमेंट्स नहीं देने, ठीक है। हर बच्चा गलती करता है, बल्कि हर इंसान गलती करता है, नो वन इज़ परफेक्ट। तो बच्चे को आप जैसा चाहते हैं आपका बच्चा बने, पहले तो एक रोल मॉडल बने उसके लिए, और दूसरा बच्चे को हार्श कमेंट्स ना दें। बच्चा अगर गलती करता भी है तो उसको आराम से प्यार से समझाएं, उसको गंदा ना कहें, उसको गलत ना कहें, उसको स्टूपिड ना कहें, उस बच्चे को बुरा ना कहें, बल्कि उस काम को बुरा कहें, और उसका कंपैरिजंस दूसरे बच्चों से ना करें, क्योंकि कंपैरिजंस करने से जलन, हसद, विंडिक्टिव बिहेवियर्स, एग्रेशन ये जन्म लेता है। इधर ही एक क्वेश्चन ले लें कि कंपैरिजन में हम कहते हैं कि एक होता है गुड कंपैरिजन, एक होता है बैड कंपैरिजन, या कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए या गुड कंपैरिजन हो जाना चाहिए किसी हद तक? कंपैरिजंस इनिशियली अवॉइड ही करें, क्योंकि उसमें आपने हर बच्चा एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ आता है, ठीक है। तो आपने बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूम करनी है, उसको किसी से कंपेयर नहीं करना। कंपैरिजंस पता क्या होता है, उसका कंपैरिजन उसी के साथ। आपने जो पहले ऐसे किया था अब आपने ऐसे नहीं करना। उस बच्चे का कंपैरिजन उसी के साथ होना चाहिए, ना कि किसी और बच्चे के साथ। वो बिल्कुल डिफरेंट बच्चा है जिसके साथ आप कंपैरिजन करते हैं। तो बच्चे वो, और फिर बच्चों के आपस में राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, उसके दिल में ऐसे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, शायद मेरे पेरेंट्स उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते, जलन, हसद की फीलिंग, राइवलरी की फीलिंग। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक बच्चा है जो बहुत ही ब्रिलियंट है और एक बच्चा है कि वो उतना ब्रिलियंट नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद देखें, वालदा देखें, तो शायद वालदा की जो बहन है वो भी बहुत ब्रिलियंट हो, वालदा उतनी ब्रिलियंट ना हो, और वालिद साहब के भाई उतने ब्रिलियंट ना हो, वालिद साहब खुद उतने ब्रिलियंट हों। तो जब हमारे 2 बच्चे हैं
हमें उतना ही दूसरा बच्चा भी ब्रिलियंट चाहिए, उतना ही शार्प चाहिए, उतना ही ज़हीन चाहिए जितना हमारा पहला बच्चा है या कोई और बच्चा है हमारा। तो इसको किस तरीके से पेरेंट्स ने एब्जॉर्ब करना है या समझना है कि ये दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, जैसे हमारी 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं, हर एक की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं, ठीक है। बच्चा जो ब्रिलियंट नहीं है वो किसी और चीज़ में डेफिनेटली ब्रिलियंट होगा, ये हो नहीं सकता कि वो किसी भी चीज़ में ब्रिलियंट नहीं है। तो एक बच्चे की कुछ खसूसियात होती है, एक बच्चा कुछ चीज़ों में एक्सेल कर रहा होता है, आपका दूसरा बच्चा डिफरेंट चीज़ों में एक्सेल कर रहा होता है। वो आपने जानना है, आपने ढूंढना है, वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको एट फर्स्ट प्लेस पता होनी चाहिए, और वही चीज़ें आपने कम्युनिकेट करनी है उसके टीचर को। क्योंकि जो ये पेरेंट टीचर मीटिंग का आपने कॉन्सेप्ट दिया, इसमें दोनों तरफ से इनपुट जाता है। पेरेंट्स भी बताते हैं कि घर में ये सब चीज़ें हैं, उसातिज़ा भी बताते हैं, ताकि उनको मिलके सॉल्व किया जाए। तो वो एक अच्छी चीज़ है अगर हम उसको एक अच्छे तरीके से लेके। लास्टली डॉक्टर साहब बस ये बता दीजिएगा कि जो ये ट्रेनिंग है वो कब किस एज ग्रुप से स्टार्ट हो जानी चाहिए? अच्छा, इसमें डिफरेंट लोग का तो ये कहना है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि बच्चे की पर्सनालिटी इनिशियल 5-6 सालों में बन चुकी होती है, ठीक है। उसके बाद वो ग्रूम कर रहा होता है, लेकिन वो आपने उसकी बेसिस बना दी होती है। तो बच्चे की पैदाइश से ही उसकी पेरेंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसकी तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे के इनिशियल ईयर्स बहुत क्रूशल होते हैं, और जिनको सबसे ज़्यादा जो निगलेक्टेड एरिया वो इसके इनिशियल ईयर्स ही होते हैं। हम पता क्या करते हैं, पहले बच्चे को बिगाड़ते हैं, फिर हम उसको सही करते हैं। अगर उसको सही तरह से ही ब्रॉटअप कर लिया जाए तो वो दोबारा से जो उसके अंदर इस तरह उसके फ्लॉज आ जाते हैं उसकी पर्सनालिटी में, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है डॉक्टर। तो इसमें बस 2 की चीज़ें हैं। एक ये कि आपने कंपैरिजंस नहीं करने, हर्टिंग कमेंट्स पास नहीं करने, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना है ताकि सेल्फ स्टीम बिल्ड हो सके। उसके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखनी है, और कम्युनिकेशन तो बच्चे के, आप इवन बच्चा बात भी नहीं कर रहा होता, वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। आप उससे बात करते हैं, वो आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करता है, और अगर आप उसको अटेंशन नहीं देते वो रिएक्ट करता है इसको। तो कम्युनिकेशन तो आपकी बच्चे के पैदा होने से ही शुरू हो जाती है, और ये थ्रू आउट रहनी चाहिए। और बच्चों के साथ देखिए, एट टाइम्स पेरेंट्स कहते हैं दे आर वर्किंग पेरेंट्स, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ क्वालिटी टाइम पे। आप सारा दिन 24 घंटे बच्चे के साथ है, बट अगर आप क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, दैट डजंट मैटर। क्वालिटी टाइम का मतलब है उनसे बातचीत कीजिए, उनके इश्यूज सुनिए, उनको एड्रेस भी कीजिए, ताकि क्वालिटी टाइम देना। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर उमा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसूरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बन। सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाए, तो इन चीज़ों पर अमल करें। कंपैरिजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। खैर, मौसम की कुछ बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून बारिशों का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ, और आज हमने ये देख भी लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, और मुल्क के बालाई इलाकों पर मजबूत हमने देखा है कि मानसून हवाएं असरअंदाज हो रही हैं, और जो कि आइंदा चंद रोज़ तक बालाई और वस्ती इलाकों में मौजूद रहेंगी। इसी पर बात करेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, मौसम कैसा रहेगा? मानसून की बारिशें कब तक जारी रहेंगी? ये जो स्पेल दाखिल हुआ है ये कब तक रहेगा? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये नॉर्थ पाकिस्तान के लिए तो कल तक है, ज़्यादा इम्कान यही कि 1 सितंबर तक रहेगा। फिर मानसून हवाओं का रुख सिंध की तरफ हो जाएगा, और यहाँ अगले 3 से 4 दिन तक है, 3 सितंबर या 4 सितंबर तक बशमूल कराची और पूरे सिंध के बेशतर अजला में बारिश होगी, और इसी तरह से सिंध से ऊपर फिर जनूबी पंजाब वगैरह में भी होगी। ईस्ट बलूचिस्तान, साउथ बलूचिस्तान में होगी, ईस्ट बलूचिस्तान में, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान में तो अच्छी तेज़ बारिश होगी। वहाँ पर नदी नालों में कुछ तूफ़ान भी आ सकती है, और ये इस तरह से सिलसिला रहेगा। नॉर्थ में वही 1 सितंबर या ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसी जगह में हो सकता है 2 सितंबर तक भी हो। वहाँ फिर कुछ अगले चंद दिनों के लिए कुछ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, स्कैटर्ड सी रेन होगी। यानी ये जो ज़ोरदार स्पेल था ये परसों तक वहाँ सबसाइड हो जाएगा। अच्छा सरदार साहब, इस बारे में बता दीजिएगा, कोई ऐसी भी प्रोडिक्शंस हैं कि अब सर्दियों की आमद है, रातें जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाएंगी इन बारिशों के बाद? देखें, अभी तो खैर सितंबर में तो नहीं होता, सितंबर या सितंबर के एंड की तरफ जब जाते हैं तो फिर होता है। और वैसे ये कि आपका जैसे पहले बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहा है पिछले दिनों पूरे पाकिस्तान में, ज़्यादातर उसमें पंजाब में, तो उसमें ज़ाहिर है इन बारिशों के बाद उस मौसम में बेहतरी आ जाएगी। आपको वो उतनी गर्मी और उतनी रतूबत नहीं होगी।
बिल्कुल ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान में वो आपने हमें बताया। हम आगे चलेंगे और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मौसम इस सीरीज़ के दौरान बहुत अच्छा रहे और बारिश जो है मैचेस को ख़राब ना करे। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैचेस हैं वो अब स्टेडियम में जाकर बैठकर देख सकेंगे। बिल्कुल, एनसीओसी ने पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ के लिए 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दे दी है और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम ने शेड्यूल 3 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचेस के लिए कुल 4500 तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त और इसी तरह से है। कज़ाफ़ी स्टेडियम भी है जहां पर लाहौर में शेड्यूल जो 5 T20 मैचेस हैं उनके लिए 5500 तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त मिली है और सिर्फ जो फुली वैक्सीनेटेड होंगे वो जा सकेंगे। हम बात करेंगे इस दौरे के हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर अच्छी बात है कि अब शायकीन जा सकेंगे, फुली वैक्सीनेटेड जो होंगे सिर्फ वही जा सकेंगे। आपके ख्याल में शायकीन का ग्राउंड में होना कितना अच्छा होता है किसी भी मैच के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, सुबह खैर आपको भी और 92 न्यूज़ के व्यूअर्स को भी। आप सही कह रहे हैं कि बगैर तमाशाइयों के बिल्कुल खिलाड़ियों का भी जज्बा पस्त होता है और खिलाड़ियों में वो जोश उमंग नज़र नहीं आती, जैसा कि हमने देखा गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम साउथहैम्पटन में या मैनचेस्टर में खेल रही थी बिल्कुल खाली मैदानों पर। तो मैं समझता हूँ एनसीओसी की ये एक अच्छी इजाज़त है कि 25% तमाशाइयों को उन्होंने दाखिले की इजाज़त दी है। रावलपिंडी में 4500, लाहौर में 5500 तमाशाई आएंगे, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो क्रिकेट पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट को देखने के लिए तरस रहे थे, अगरचे बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें जब आई थी तो तमाशाइयों को बैठने की इजाज़त थी, लेकिन फिर उसके बाद कोविड की वजह से हालात ख़राब हो गए। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा तमाशाइयों की मौजूदगी से। अच्छा बेग साहब, न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो कई उनके अहम खिलाड़ी जो हैं वो IPL में शिरकत के लिए दौरे पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं है, तो क्या क्रिकेट बोर्ड की ये पॉलिसी आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि वो अपने खिलाड़ियों को कौमी टीम के मैचेस छोड़कर एक लीग के मैचेस खेलने की इजाज़त दे रही हो? इकरा, यही तो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो भी टीम दौरा करती है वो अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट करा देती है। आप देखिए कि साउथ अफ्रीका की जब टीम पाकिस्तान आई तो T20 सीरीज में उनके तमाम टॉप के क्रिकेटर्स शामिल नहीं थे। ऐसी श्रीलंका की जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी T20 सीरीज खेलने, B टीम आई थी। तो आपकी बात दुरुस्त है, हालांकि बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी पहले न्यूजीलैंड की टीम और वहां से पाकिस्तान आएगी, लेकिन अगर स्टार क्रिकेटर्स नहीं होंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर से वर्ल्ड कप T20 हो रहा है। तो लाजिमी बात है कि उन खिलाड़ियों के खेलने से एक टीमों में कंपटीशन का रुझान भी बढ़ेगा और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस भी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मायूस कुन बात है कि जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं उनका ना आना पाकिस्तान। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये जो 5 T20 इंटरनेशनल है ख़ास तौर पे, इन पर ही सबकी कड़ी नज़र भी है, क्योंकि हमने अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम भी शायद इसी के बाद फाइनल करनी है। तो रमीज़ राजा साहब की एंट्री, फिर ये 5 T20 इंटरनेशनल, आप क्या समझते हैं टीम में कितनी तब्दीली आ सकती है? ख़ास तौर पे आपने भी अपनी टीम शेयर की थी जिसमें आपने तो शोएब मलिक को रखा था। बिल्कुल, सब लोग शोएब मलिक को रख रहे हैं हमजा, आपकी जो है नज़र हर जगह पर है, शोएब मलिक को रख रहे हैं और लाजिमी बात है क्योंकि तजुर्बे की ज़रूरत है। देखिए मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रहा है वर्ल्ड कप T20, आपको याद होगा अब से 3 बरस कबल जब 2018 में एशिया कप हुआ था तो शोएब मलिक की बैटिंग थी जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में पाकिस्तान को मैच जितवाया था, वरना पाकिस्तान हार सकता था। और अभी भी जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की PSL वगैरह में, उससे एक हमें सीजन कैंपेनर की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि रमीज राजा जब 13 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को अपने लैपटॉप के साथ घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक नया चीफ सेलेक्टर आएगा, एक नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, बहुत सारी तब्दीलियां हैं और अब तक ये फाइनलाइज नहीं कर पाए पाकिस्तान की टीम, इनको फाइनलाइज करना चाहिए। तजुर्बे का कोई देमुल बदल नहीं होता, तजुर्बे और यूथ के नौजवान खून और तजुर्बे के इम्तिजाज के साथ इन्हें एक टीम बनानी होगी जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सके। और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, जब सरफराज कप्तान थे हम रैंकिंग की T20 रैंकिंग की नंबर 1 टीम थे, तो कोई बात नहीं कि पाकिस्तान वहां मुत्तहिदा अरब अमारात की विकेटों पर 3 मार्च 2009 के बाद से ज्यादातर क्रिकेट हमने वही खेली, तो कोई वजह नहीं कि वहां की विकेटों पर पाकिस्तान हमजा अच्छा परफॉर्म ना कर सके। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि तजुर्बाकार और नौजवान खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाना होगा।
ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, साथ ये भी बता दीजिएगा कि अभी अगर हम टीम को देखें तो पाकिस्तान की टीम के अंदर आप समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें आज़म खान की फ़िलहाल ज़रूरत है? ठीक है, वो क्लेम करते हैं कि मैं छक्के मार लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल उनकी जगह बनती है। फिर हमने कामरान गुलाम को अच्छा खेलते हुए देखा है, कश्मीर प्रीमियर लीग को देखें, उसके अंदर हमने हुसैन तलत को अच्छा खेलता हुआ देखा है। क्या उन लोगों की वापसी हो सकती है या अब मौका नहीं है उनको जगह देने का? अब बस ये जो टीम फाइनल हो रही है, सरफराज को अगर एंटर करना है तो कहीं पे एंटर कर लें? मेरे ख्याल में हमजा मौका देने का वक्त गुजर गया है, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। और आजम खान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, अच्छा यंग टैलेंटेड लड़का है, 22 साल का है, लेकिन अभी उसको थोड़ा वक्त दरकार है। जिस अंदाज से उसकी एंट्री हुई है वो गलत है। हम ये कहते हैं, हम आजम खान के खिलाफ नहीं है, मोइन खान का बेटा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जैसे उसकी एंट्री हुई है वो गलत है। मिडिल ऑर्डर में आपको ऐसे बैट्समैनों की जरूरत है। अगर बाबर आजम खुदा न खास्ता और रिजवान नाकाम हो जाते तो आपका सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर आ जाता है। और आपने देखा है गुज़िश्ता कई T20 मैचेस में यही दोनों जब रन्स करते पाकिस्तान रन्स करता है, जब ये दोनों फेल होते हैं पाकिस्तान फेल होता है। तो हमें ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी होंगी। जो क्रिकेट के थिंक टैंक है उन्हें सोचना होगा। और रमीज की जहां तक आपने बात की हमजा, रमीज राजा के आने से उम्मीद की एक शमा तो जरूर रोशन हुई है, किरण रोशन हुई है। उसकी वजह यह है कि वो ग्रास रूट लेवल से खेले, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से खेले, वो अलाइड बैंक से खेले, PNSC से खेले, पाकिस्तान से खेले, और पूरी दुनिया में वो कमेंट्री करते रहे। वहाँ के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से उनको आ गई है, पाकिस्तान में वो हर एक के साथ डील कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड चॉइस। लेकिन रमीज अपने प्लान्स पर अगर इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो फिर उनकी बल्ले बल्ले होगी, वरना तो फिर वो हीरो से जीरो हो जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप ये क्या देखते हैं कि बड़ा चैलेंज क्या है रमीज़ राजा के लिए? और उनको जो ज़ाती उनके जो YouTube चैनल के ऊपर ख्यालात थे, क्या जब चेयरमैन बन जाएंगे तो उन्हीं ख्यालात के साथ चलना चाहिए या उनको पीछे कर देना चाहिए? देखिए, वो कहते हैं ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो अब रमीज राजा को, अब चूंकि वो एक ऐसी पोस्ट पर आए हैं, मुझे यही यकीन है कि उनका YouTube चैनल भी वो नहीं चलाएंगे और कमेंट्री भी नहीं करेंगे। अब रमीज राजा तमाम लोगों से जो माजी की बातें, तलखियां, उनको भुलाकर एक नए सफर का आगाज करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। 3 बरस में एहसान मानी और वसीम खान एंड कंपनी ने जो तबाही मचा दी, गैर मुल्की टीमों के आने से तो फर्क पड़ता है, लेकिन असल तो आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है हमजा। अगर आपको नया टैलेंट नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? तो मेरे ख्याल में रमीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज उनके लिए PSL की फ्रेंचाइजीज को ऑन बोर्ड लेकर चलने का होगा, क्योंकि इख्तिलाफात हैं और भी बहुत सारी चीजें। तीसरा चैलेंज उन सिफारिशी लोगों से जान छुड़ानी होगी जो दोस्ती यारी की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भारी। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान बात कर रहे थे और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फैसला अच्छा हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।